हमारे इस नए विश्लेषक एपिसोड या कह लें एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मई का दूसरा रविवार यानी मदर्स डे। अक्सर हम इसे सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड्स और फूलों के गुलदस्तों से जोड़कर देखते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे छिपी सक्रियता की जड़ें, वैश्विक परंपराएं और इसके असली इरादे सचमुच हैरान करने वाले हैं। आज हम उसी गहरे, वैचारिक और थोड़ा संघर्षपूर्ण इतिहास की परतें खोलेंगे। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले माताएं असल में क्या चाहती हैं, फिर एपोस्ट्रोफी यानी एक छोटे से विराम चिन्ह का बड़ा विवाद, उसके बाद एना जार्विस का वो अनोखा संघर्ष, दुनिया भर की दिलचस्प परंपराएं और अंत में इस दिन को मनाने के कुछ वाकई शानदार और सार्थक तरीके। बस चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, माताएं असल में क्या चाहती हैं। और हाँ, हम यहाँ सामान्य कार्ड से बहुत आगे की बात कर रहे हैं। सोचिए, मदर्स डे पर घर में अक्सर कैसी अफरा तफरी मचती है। कौन सा कार्ड लें, कौन सा केक मंगवाएं, चॉकलेट्स और फूल दो जैसे एक रस्म बन गए हैं। ये सब अपनी जगह ठीक है, पर जब हम असल डेटा पर नजर डालते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। हमारी माताओं की जो असली इच्छाएं हैं ना, वो इन भौतिक चीजों से कहीं ज्यादा गहरी और बुनियादी हैं। तो असल में उन्हें चाहिए क्या? एक सच्चा भावनात्मक जुड़ाव, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम, सुकून भरा वास्तविक आराम और सबसे बढ़कर मानसिक बोझ से पूरी तरह आज़ादी। मतलब सबसे अहम बात यह है कि माताएं सिर्फ एक शांत और बिना किसी झंझट वाला माहौल चाहती हैं, जहां उन्हें घर परिवार को मैनेज करने की कोई जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। बस एक ऐसा दिन जहां कोई स्ट्रेस ना हो। अब आते हैं दूसरे भाग पर, एपोस्ट्रोफी का विवाद, जो असल में व्याकरण और विचारधारा की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। शायद हम सोचें कि ये छुट्टी इतनी कमर्शियल या व्यावसाय कैसे बन गई। इसे समझने के लिए हमें एक छोटे से विराम चिन्ह यानी एपोस्ट्रोफी की भयंकर लड़ाई को समझना होगा। एक तरफ थी एना जार्विस, जिनका मदर्स डे एकवचन था, जो पूरी तरह से घर की देखभाल करने वाली एक निजी मां के सम्मान पर फोकस करता था। और दूसरी तरफ एन रीव्स जार्विस और जूलिया वार्ड होवे जैसी एक्टिविस्ट थीं। उनका मदर्स डे बहुवचन था। वो माताओं को समाज सुधारने वाली एक बड़ी सामूहिक राजनीतिक शक्ति मानती थीं। है ना दिलचस्प? चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ा। 1870 के दशक में जूलिया वार्ड होवे ने शांति के लिए माताओं को एक साथ आने की अपील की थी। लेकिन समय के साथ ये सामूहिक सामाजिक नजरिया बदलता गया। 1908 में पहला आधिकारिक समारोह हुआ और फिर 1914 में राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की आधिकारिक घोषणा के साथ ये पूरी तरह से एक संघीय मान्यता प्राप्त विशुद्ध भावुक हॉलिडे बन गया। तीसरा भाग, एना जार्विस का संघर्ष और एक सफेद कार्नेशन फूल की रक्षा। दरअसल भावुक अवकाश या सेंटिमेंटल हॉलिडे का मतलब है एक ऐसा समारोह जो पूरे समुदाय के बजाय सिर्फ निजी परिवार और घरेलू जीवन का जश्न मनाए। एना जार्विस इस दिन को एक पवित्र दिन बनाए रखने के लिए बिल्कुल अड़ गई थीं। उनका साफ मानना था कि ये दिन सिर्फ बेटे और बेटियों के लिए है, ताकि वो उस एक महिला का सम्मान करें जिसने उन्हें पाला है। इसमें समुदाय या एक्टिविज्म की कोई जगह नहीं थी। इस दिन की जड़ें बहुत गहरी हैं। वेस्ट वर्जीनिया के एंड्रूज मेथोडिस्ट चर्च जैसी जगहें आज भी इस इतिहास की गवाह हैं। इसी चर्च में एना जार्विस ने अपनी दिवंगत मां के सम्मान में सबसे पहला आधिकारिक मदर्स डे समारोह आयोजित किया था। ये वही भावुक शुरुआत थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। खुद एना जार्विस के शब्द थे, यह एक व्यक्तिगत दिन है, एक वचन। ये इतिहास के किसी महान व्यक्ति की माता पिता का सम्मान करने का दिन नहीं है, बल्कि आपके घर की मां का सम्मान करने का दिन है। और वो अपने इस एक वचन वाले विजन को लेकर इतनी जुनूनी थी कि उन्होंने मदर्स डे के प्रतीक के तौर पर सफेद कार्नेशन फूल तक को कॉपीराइट करवा लिया था। कोई सोच भी नहीं सकता। अब ये जो बात है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। एना जार्विस ने इस छुट्टी की पवित्रता बचाने के लिए किस हद तक लड़ाइयां लड़ी। मुनाफा कमाने वाले फूल वालों और कार्ड कंपनियों की तो उन्होंने जम के क्लास लगाई। यहां तक कि जो चैरिटी संस्थाएं माताओं के नाम पर चंदा मांग रही थीं, उन्हें उन्होंने गर्भवती मां रैकेटियर तक कह दिया। और तो और पेरेंट्स डे जैसे प्रतिद्वंदी आयोजनों को रोकने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के गवर्नर अल स्मिथ पर मुकदमा करने तक की धमकी दे डाली थी। चौथा भाग, दुनिया भर की परंपराएं। आइए देखते हैं कि पूरी दुनिया मात्र आकृतियों का सम्मान कैसे करती है। अमेरिका की कहानी तो विवादों से भरी है, लेकिन मां के प्रति आभार जताना एक ऐसा भाव है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है। और इसके तरीके भी कितने अलग अलग हैं। भारत में देवी दुर्गा के सम्मान में 10 दिनों का भव्य त्योहार होता है, तो वहीं इथियोपिया में एंट्रोस्ट उत्सव में पूरा परिवार मिलकर गाता है।
फ्रांस में तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद माताओं को पदक देने की परंपरा शुरू हो गई थी और यूनाइटेड किंगडम में लोग चर्च जाकर डैफोडिल के फूल बांटते हैं। दुनिया सच में कितनी विविध है। और अब हमारा 5वां और आखिरी भाग, जश्न मनाने के सार्थक तरीके। माताओं को सम्मान देने के वो उद्देश्यपूर्ण तरीके जो सच में मायने रखते हैं। उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। चेतन तांबे की ये बात सीधे दिल को छूती है ना? ये एक बहुत ही प्यारे और नए ट्रेंड को दिखाती है। आजकल बच्चे अपनी गृहिणी माताओं को उनकी जिंदगी की पहली हवाई उड़ान पर ले जाने के लिए पैसे बचा रहे हैं। इंटरनेट पर ऐसी कई वायरल कहानियां हैं जहां लोगों ने अपनी माताओं के छोटे छोटे लेकिन सबसे बड़े सपनों को हकीकत में बदला है। तो हम क्या कर सकते हैं? कोई उद्देश्यपूर्ण या कहे इंटेंशनल काम करना ही सबसे बेहतरीन तरीका है। चाहे वो घर पर बना कोई प्रेस्ड फ्लावर सन कैचर हो, या प्यार से डिजाइन किया हुआ फिंगरप्रिंट मग, या फिर उनके पुराने कॉलेज के दिनों का संगीत बजाकर वो पुराना दशक फिर से जिंदा कर दें, या बस पूरे दिन उन्हें बिना किसी रुकावट के एक होम स्पा डे दे दें। यही वो तरीके हैं जिनसे परिवारों को वो सच्चा भावनात्मक जुड़ाव मिलता है और माताओं को वो सुकून जिसकी उन्हें सच में सबसे ज्यादा जरूरत है। अब जैसे जैसे हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म हो रहा है, ये अपने पीछे एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या समाज सिर्फ साल के एक दिन भावुक प्रेम दिखाकर रुक जाएगा, या फिर हम वो बहुवचन वाला नजरिया अपनाएंगे और साल के बाकी हर एक दिन भी माताओं को वो सक्रिय समर्थन देंगे जिसकी वो हकदार हैं? ये सोचने वाली बात है ना? मदर्स डे के इस दिलचस्प और ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिएटेड बाय हंसराज बकुलालिया, वाइस प्रिंसिपल, GSS गोलसार।